मैंने मराठी ऑप्शन चुना, तो मैं वहाँ पे पास हो गई। फिर उसके बाद जुलाई 2019 से अपना एलआईसी का सफ़र शुरू हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ज़्यादा काम नहीं हुआ, 1-2 ही पॉलिसी हुआ था, वो भी मेरे हस्बैंड ने किया था, मैंने तो कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया था। फिर सितंबर में एक बार ऐसे ही ब्रांच में मैं गई थी सर से मिलने, तो वहाँ पे हमारी बात हुई। शेख सर ने मुझे बोला कि अगर आप एलआईसी करते हो तो आप कम से कम आपको एक स्कूटी तक मिल जाएगी, मतलब पार्ट टाइम जॉब करते करते आप टीचर का भी जॉब कर रहे हो और उसके साथ एलआईसी करोगे। टीचर का जैसे डॉक्टर का जैसे कहाँ मानते हैं वैसे टीचर का भी लोग बहुत कुछ मान लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने भी थोड़ा मोटिवेट किया, तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं कर सकते, अगर स्कूटी की बात है तो थोड़ा मैं उसके वो जॉब करते करते एलआईसी करेंगे तो अच्छी बात है। वो सोच के अक्टूबर से मैंने मतलब दिल पे लिया कि नहीं एलआईसी में काम करना है। तो मगर टेंशन ये था कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लोगों को बोले कि एलआईसी करो एलआईसी करो। और जो भी रिलेटिव थे, जो भी हमारे आजू बाजू में लोग थे मेरे जो पहचान के थे, उनके पास लोग बोलते थे हमारा एलआईसी है, हमने एलआईसी किया है। तो ये एक एक्सपीरियंस था। तो बहुत थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुआ कि लोगों को बोलना और कन्विंस करना। और मेरी खूबी नहीं मैं बताऊंगी, मगर मेरा एक ये है टैलेंट, मैं बोलने का कहूँगी कि मैं लोगों में जल्दी मिक्स हो जाती हूँ। जो भी मुझे मिलता है या मैं जिससे मिलती हूँ, मैं उन लोग में जल्दी मैच हो जाती हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए। मैंने जो मैंने बोला सीएचवी का काम रुया पार्क के जो एरिया है वहाँ पे किया था। और उसके सिलसिले में बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पे पहचानते थे। 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। तो लोगों के साथ और हमारे एरिया में भी बहुत सारा मतलब लोगों से मिलना-जुलना बहुत होता था। आते-जाते लोग मिलते थे, उसके लिए भी थोड़ा बहुत पहचान थी लोगों की। तो ऐसे ही मैं सबसे मिलती थी, बात करती थी एलआईसी के बारे में। तो फिर नवंबर में मैंने स्टार्ट किया, मतलब मेरा ज़्यादा पॉलिसी नवंबर में हुआ। जो पंजाब सर का जो पहला ये था, एक कंपटीशन था पंजाब सर सिंह का, तो उनके कंपटीशन में 25 पॉलिसी करना था और वो 25 पॉलिसी में मैं क्वालिफाई हो गई। 1 महीने में मैंने 25 पॉलिसी किया। जब मैं क्वालिफाई हो गई पंजाब सर के वो कंपटीशन के लिए, मगर स्कूल के कारण से मुझे जाने नहीं मिला वो मीटिंग में, तो मेरे हस्बैंड गए थे। तो उन्होंने आने के बाद मुझे बोला, नहीं उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क करके सर वो बड़े इतने एजेंट बने हैं। हमारा डिस्कशन हुआ घर में वो आने के बाद कि ऐसे है सर वैसे है, पूरा एक्सपीरियंस उसका उन्होंने मुझे बताया। तो मैं बोली लोग जो भी जितने लोग बड़े बने हैं ना, वो एकदम लो कैटेगरी से बने, बहुत हार्ड वर्क करके ही बने, बिना हार्ड वर्क के कोई बड़ा नहीं बना है। ये सोच के फिर काम चालू किया। वो बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, जो वो ट्रॉफी, एक मुझे छोटी सी ट्रॉफी मिली थी और उस पर थोड़ा बहुत मैं इंस्पायर हो गई थी। फिर उसके बाद एक नवंबर दिसंबर में शतकवीर हो गई। फिर शतकवीर होने के बाद फिर वो एक बड़ा अचीवमेंट था कि वो एक सर्टिफिकेट मिला। ब्रांच में मुझे छोटे छोटे गिफ्ट्स भी मिले कि जो अचीवमेंट हम करते उसके लिए। तो और थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ता गया। लोग इतनी मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, लोग उनकी बहुत मतलब उनको बहुत इज्जत मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, ये देखा मैंने। फिर उसके बाद एक शिरडी का कंपटीशन था, वो मेरे लिए बहुत टर्न पॉइंट रहा मेरे लाइफ में। शिरडी जो हमारा एक सफ़र रहा, उसमें उसमें भी 30 पॉलिसी था, 1 मंथ में कुछ करना था। जो 30 पॉलिसी नवंबर दिसंबर के बीच में हुआ था, उसके लिए मैं शिरडी कंपटीशन में भी क्वालिफाई हो गई। फिर शिरडी में हम गए तो वहाँ पे बस में चढ़ने के टाइम पे मेरे मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मैं यहाँ पे तो किसी को भी नहीं पहचानती हूँ। मेरे टीम से कोई नहीं आया था, मैं एक ही थी। तो किसी की पहचान नहीं है तो कैसे बैठना है, करके मैंने एक सर से रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे पीछे के बस में, अगर लेडीज़ है तो वहाँ पे बैठने देंगे क्या। तो उन्होंने एडजस्ट करके मुझे पीछे की बस में बैठने के लिए चांस दिया। फिर उसमें बैठने के बाद राजेश सर भी वहाँ पे मुझे मिले थे। वो बस में राजेश सर भी थे, बहुत सारे डीओ भी थे, उनके रोहिणी मैम भी वो भी थे। तो एक्सपीरियंस शेयर बात करते करते शिरडी का मतलब दर्शन हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत इंजॉय किया हमने। वहाँ पे सब डीओ लोग थे, बहुत मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने मिला। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफिसर आए थे, एमडीआरटी भी उसमें बहुत सारे लोग थे। तो उनसे ना मुझे थोड़ा इंस्पायरेशन ये मिला कि अगर सक्सेसफुल होते हैं तो ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था एलआईसी के बारे में, तो उनसे मैंने बहुत सारी बातें भी पूछी, सर क्या करना है, ये कैसे कर पाते हैं, सब अपना एक्सपीरियंस। तो उन्होंने मुझे बोला आप पहले ही साल में शतकवीर हो गए 4-5 महीने के सफ़र में, तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट है ये। वो सब में मुझे थोड़ा बेस्ट प्लेस दिए, इसके लिए मैं थोड़ा और इंस्पायर हो गई।
फिर उसके बाद मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगा कि शिरडी आने के बाद फिर मैंने अच्छा काम किया। जनवरी में भी मेरा अच्छा काम हुआ। फिर मार्च से क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन में मैं चौल में रहती हूँ सर, तो यहाँ पे रहना और वो भी कोरोना में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारे लिए। मेरे छोटे बच्चे हैं, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि कोरोना का डर बैठ गया था। न्यूज़ देखते थे ऐसा है वैसा है, ये सब की वजह से हम गांव चले गए। बुरी हालत में हम गांव निकल गए। गांव जाने के बाद 6 महीना में गांव में रुकी थी। गांव में रहने के कारण से क्या हुआ, गांव में ज्यादा पॉलिसी, जून जुलाई में मैंने कुछ काम नहीं किया था कि लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन था, तो बाहर दूसरे गांव में जाना नहीं मिलता था। मैं मायके भी नहीं गई थी, तो जून में थोड़ा सा लॉकडाउन लूज हो गया, मतलब यहाँ वहाँ जा सकते ऐसा थोड़ा लूज हो गया। तो मैं मायके गई। मायके में जाने के बाद मैं वहाँ पे सबसे मिली, तो वहाँ पे मुझे 15 पॉलिसी मिला, छोटा छोटा पॉलिसी मिला मेरे गांव में। 15 पॉलिसी मैंने लिया। फिर मैं वापस ससुराल आई, वहाँ पे भी मैंने लोगों से बात किया, तो वहाँ पे भी मुझे 15-17 पॉलिसी मिला। तो वहाँ से हमने पेपर भेजे, हमारे एक रिलेटिव आने वाले थे उनके हाथ से। फिर शेख सर ने वो भी हेल्प की कि उन्होंने यहाँ पे वो पूरे पेपर प्रपोजल पास कर दिए। वो पॉलिसी डन हो गया। फिर सितंबर में हम सोच रहे थे मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ज़्यादा पॉलिसी मुंबई में थे। गांव में क्या अभी के 30 वही पॉलिसी थे, तो ज़्यादा मैंने 100 से 120 पॉलिसी जो किए थे 6 महीने में, वो पूरे मुंबई में थे। और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी मंथली लिया था मैंने। मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुझे साल में किसी को मैंने बोला नहीं था, क्योंकि जो घर काम करने वाली लेडीज़ है, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, तो उसके कारण से छोटा छोटा पॉलिसी सबका मंथली 1000, 2000, 5000 ऐसे ही पॉलिसीज थे। तो उनका प्रीमियम बहुत रुक चुका था, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं था। फिर आने का सोच रहे थे, ऑनलाइन थोड़ा ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें मुझे 1-2 बार बोला गया कि अगर चाहिए तो अर्चना पाटिल एमडीआईटी बन सकती है। ये कहा तो एमडीआईटी क्या है एक्चुअली, ये कंसेप्ट ही मुझे नहीं पता था कि एमडीआईटी क्या है। तो फिर सबने एक आशा दिलाई थी कि नहीं आप एमडीआईटी बन सकते हो। ब्रांच से भी मुझे थोड़ा मोटिवेट करते थे कि मेरा काम चल रहा था, लॉकडाउन में भी 30-35 पॉलिसी आ रहा है, तो उनको लग रहा था कि इनका काम चल रहा है तो मोस्ट ऑफ ये बन सकेंगे। ऐसे उनको ब्रांच से भी एक एक्सपेक्टेशन मेरे से रखा गया था। फिर उसके कारण से सितंबर में मैंने घर में बात की कि नहीं हम लोग जाएंगे मुंबई। तो फिर सास ससुर लोग बोल रहे थे, घर में से भी प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट कर रहे थे कि मत जाओ, क्या बच्चे छोटे हैं, तुम जाओगे, फिर बढ़ रहा है कोरोना। न्यूज़ पे सब देख रहे थे कि मुंबई में ज़्यादा कोरोना का ये है, आज कोरोना फैल रहा है, लोगों को बहुत सारा कोरोना का वायरस चढ़ रहा है, ऐसा वैसा। तो फिर तो भी मैंने हस्बैंड से थोड़ा डिस्कस हुआ कि गाँव में रह के हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें मुंबई जाना होगा। लोग जा ही रहे ना, थोड़े थोड़े लोग आ भी रहे थे, थोड़ा थोड़ा काम चल रहा था। तो ये सोच के हम सितंबर में 9 सितंबर को हम मुंबई आए। आने के बाद 15 दिन तो बहुत डर लग रहा था घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये कोरोना कोरोना सब बोल रहे थे ना, इसके लिए बहुत डर भी था। लोगों की मैंने एक लिस्ट बनाया, हम लोग के 120 जो क्लाइंट थे ना, जो भी पॉलिसी होल्डर थे, उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई। और तो फिर लिस्ट बनाने के बाद अर्चना मैडम 1 सेकेंड, सॉरी। आपका जो वॉइस है ना, मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ जिसको वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, आप लोग एसएमएस कर रहे हैं, तो ये सेम प्रोग्राम है ना यूट्यूब पे भी है, तो वहां पर जाकर के आप देख लीजिए, बिकॉज जिसको जूम पे वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड है ना, आपका जो स्क्रीन है ना कंप्यूटर का, एक बार फिर से अगेन, जैसा कि मेरा ये फेस है ना, तो ये बेहतर होगा कि मतलब कंप्यूटर का खाली ऊपर का स्क्रीन, बस ये परफेक्ट है। तो क्या ये वहां पे भी लाइव हो रहा है, तो ये परफेक्ट आपका दिखेगा। आपका जो माइक है ना, वो थोड़ा सा नजदीक रखिए, बिकॉज लोगों को ना वॉल्यूम लो जा रहा है, तो नजदीक रखेंगे तो वॉल्यूम थोड़ा अच्छे से। थोड़ा मोठ्याने बोला अर्चना। हाँ, ओके ओके बाकी कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छा जा रहा है। खूप छान सांगतेस ओके तू, काही सर। प्रॉब्लेम नाहीये, थोडं मोठ्याने फक्त बोल. ओके. तू क्लासमध्ये कशी शिकवते तेव्हा कशी मोठ्याने बोलते तशी मोठ्याने बोल. ओके. ओके सर, थैंक यू। हाँ, स्टार्ट. सितंबर में हम मुंबई आए। आने के बाद हमने लिस्ट निकाला, जितने हमारे 120 जो मेरे पॉलिसी होल्डर्स थे, उनकी मैंने लिस्ट बनाई। और लिस्ट बनाने के बाद मैंने देखा बहुत पॉलिसी लैप्स हो चुका है। तो मेरे अंदर ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट था मेरे लिए कि ये डिपेंड करता है, इनके अगर प्रीमियम जाएंगे तो ही मेरा कमीशन या जो भी हमारा इनकम है वो स्टार्ट होगा। मेरे हस्बैंड का भी जॉब नहीं था, मेरा भी कमीशन कम आ रहा है,
तो मुझे बहुत कुछ निगेटिव लग रहा था। इसके लिए हमने दोनों ने भी डिसाइड किया, और हम दोनों का मैं सर कोऑर्डिनेशन बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड के अंदर एक अच्छा टैलेंट है कि वो राइटिंग का काम और उनका काम का एक तजुर्बा है, बहुत अच्छा है। जैसे बोलने का स्किल मेरे पास अच्छा है ना, वैसे उनके पास राइटिंग का काम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बहुत हर टाइम पे हेल्प की है। तो उन्होंने मुझे लिस्ट बना के दी कि इतने इतने लोग हैं, इतने लोगों का इतना इतना प्रीमियम है, तो तुम्हें सब कलेक्ट करना है, लोगों से बात करना है। तो सर मैं मुंबई में आने के बाद 15 दिन में घर में बैठी। उसके बाद फिर मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया। जितने भी क्लाइंट है मैंने सबसे जाके कांटेक्ट किया। मैं सबसे हर एक के घर पे गई। कोरोना से फिर मेरा थोड़ा डर कम हो गया कि लोग इतने बिंदास घूम रहे तो हमें क्यों डरना है कोरोना से। ये सोच के थोड़ा प्रिकॉशन लेके मैं निकल पड़ी। फिर वहाँ पे मैंने सबसे बात क्या लाए, सबसे एक लिस्ट बनाई, एक बुक लेके मैं सबके पास पहुँच गई। सबको मैंने कन्विंस किया कि नहीं, आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। देखो कोरोना में है, बहुत LIC ने बहुत हेल्प किया है। लोन का भी काम वो LIC करते हैं। अगर आप पॉलिसी कंटिन्यू करोगे तो आपको लोन भी मिल सकता है, आपको रिस्क कवर भी मिल जाएगा अगर आपके प्रीमियम कंटिन्यू रहेंगे तो लोगों ने मुझे क्या पॉजिटिव बताया कि अभी फिलहाल हम काम नहीं कर रहे, हम भरेंगे बट थोड़ा थोड़ा भरेंगे प्रीमियम। ऐसा बताने के बाद मेरे अंदर भी थोड़ा एक होप जगा, नहीं सही बात है, लोगों के पास काम नहीं तो वो कैसा प्रीमियम भरेंगे। थोड़ा थोड़ा करके वो भर रहे थे। तो अगर किसी का 6,000 प्रीमियम है तो लोगों ने मुझे 1,000-2,000 से देना स्टार्ट किया कि इतना इतना थोड़ा थोड़ा आप लेते चलो तो वो कवर हो जाएगा। तो मैंने भी क्या किया, जितने लोगों का पैसा मेरे हाथ में आता गया मैं उनका नोट डाउन करते चली गई। मैंने पूरा लिस्ट ही मेरे कबर्ड के ऊपर चिपका दिया था कि मैं आते जाते सबको टैली करूँ, सबको देखूँ कि इसको मिलना है, उसको मिलना है, इसका पैसा इतना लेना है, उसका पैसा इतना आ गया है। ये सब मेरा कोऑर्डिनेशन चालू हो गया। मैं सब देखते चली गई। फिर उसके बाद ब्रांच में नहीं जाती हूँ क्योंकि सब ऑफिशियल काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि बच्चे भी छोटे। तो अब ब्रांच में जाएंगे तो एक एक दिन पूरा उधर ही जाता है, आना जाना और सब ये सब। इसके लिए वो मेरे हस्बैंड ही जाते हैं, मैं ज़्यादा फील्ड में ही वर्क करती हूँ। तो फिर वो जाते थे ब्रांच में, मैं कभी ऑफिस में ज़्यादा जाती नहीं हूँ। तो फिर मैं खाली पॉलिसी लाना ही मेरा ज़्यादा मोस्ट काम रहता है, लोगों से बात करना। तो फिर उन्होंने सब लिस्ट बनाया, सब मैं सबसे मिलती गई, पैसा थोड़ा थोड़ा आते गया। तो ब्रांच से भी हमें पता चला सर MDRT हमें करना है, बट MDRT के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सर को घर पे बुलाया। 3 घंटे का हमारी मीटिंग हो गई कि उन्होंने मुझे सब टैली करके बताया कि अर्चना तुम्हारा 9 लाख प्रीमियम गया है जनवरी से। अभी तुम्हें अगर MDRT बनना है तो तुम्हें 20 लाख प्रीमियम चाहिए। सितंबर एंडिंग था, 22 सितंबर की ये बात है। मैंने सर को बुलाया था। 3 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा ये कैलकुलेशन होगा, ऐसा उन्होंने कहा। दिसंबर तक ही तुम्हारा 20 लाख का कैलकुलेट होना चाहिए। ये बात सोच के मुझे बहुत डर भी लगा कि अरे बाप रे, 3 महीने में वो भी लॉकडाउन है, लोगों के पास काम नहीं है, 20 लाख कैसे होगा। तो भी कुछ नहीं करना है, ठान लिया मैंने। MDRT क्या है, पहला ये वीडियो यूट्यूब पे देखा, सुमित श्रीवास्तव जी, जिनका बहुत MDRT पे बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, जिन्होंने 1 मंथ में MDRT कैसा करना है इसके लिए बहुत फोकस देते हो। वो वीडियो में दिन सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दिन में सोचती थी, देखती थी कि MDRT क्या है, MDRT कैसे कर सकते हैं। मतलब ये लोग 1 महीने में MDRT कर सकते हैं तो 3 महीने का टाइम अपने पास है, तो मोस्ट ऑफ हम कर ही सकेंगे। ऐसा सोच के हमने ठान लिया सितंबर एंडिंग तक कि हमें MDRT करना है। पहले मैंने एक कंसेप्ट जान लिया कि MDRT होता क्या है। जब उन्होंने बताया कि आपको अमेरिका जाने का चांस है, आपका कमीशन बेस बढ़ेगा, मतलब अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा होगा, तो मेहनत करने में क्या प्रॉब्लम है। ये सोच के हमने ठान लिया नहीं, हमें MDRT करना ही है। तो उसी रात से मेरी नींद ही उड़ गई। हम दोनों जन, मेरे हस्बैंड और हम दोनों जन भी 4-4 बजे तक नींद ही नहीं आती थी। जैसे माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, बट सपने वो होते हैं जो रातों में आपको सोने नहीं देते। सेम थिंग हमारे साथ होता गया, हमें नींद ही नहीं आने नहीं लगी। तो हमने क्या किया, पहले एक लिस्ट बनाई कि ऐसे गारंटेड लोगों की लिस्ट बनाई कि जो हमें पॉलिसी दे ही सकते हैं, मतलब हमारे, अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वो दे देंगे, छोटा बड़ा पॉलिसी हमें मिल जाएगा। ऐसे 70 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई। और वो लिस्ट बनाने के बाद फर्स्ट मेरे हस्बैंड के वो एक क्लोज फ्रेंड है, उनके पास हम गए। फिर उनके पास गए, फिर हमने क्या सोचा,
इसके पहले जब 2019 से हमने पॉलिसी स्टार्ट किया था ना, तभी से हम उनको कॉल कर रहे थे कि हमें आपका एक पॉलिसी चाहिए, हमें आपका एक पॉलिसी चाहिए, बट वो नहीं करके उन्होंने हमें बहुत बार पोस्टपोन किया था, आज नहीं कल करके वो ऐसे हमें आगे आगे बढ़ाते चल रहे थे। फिर ये टाइम पे हमने सोचा नहीं, पहला हमें अगर शुरुआत करना है तो इनसे ही करना है, तो ये सोच के हम उनके पास गए, उनको फोन किया कि हमें आपसे मिलना है। ये नहीं बताया कि हमें पॉलिसी के लिए मिलना है, हमने सिर्फ उनको ये बताया कि हमें आपसे मिलना है। तो बोले आ जाओ 5 बजे। फिर हम 5 बजे गए, 5 बजे गए तो इनका दरवाजा बंद था। इसके लिए फिर हमने सोचा, फिर उनको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, तो उन्होंने कहा कि हम मार्केट गए, अगर आपको मिलना है तो आप 15 मिनट रुक जाओ, हम आ जाएंगे। तो फिर हम 15 मिनट के बाजू में गार्डन है, तो गार्डन में हम बैठे थे। फिर हमारा डिस्कशन चल रहा था कि इतने लोग का लिस्ट बनाया है तो हम इनको 50,000 का पॉलिसी देंगे, 50,000 के बिना इधर जाना ही नहीं है, 50,000 प्रीमियम चाहिए हमें इनसे, ऐसा सोच के हम डिस्कस कर रहे थे दोनों जन। फिर वो आ गए, उन्होंने बोला आ जाओ, हम आ गए घर पे। तो हम घर पे गए, चाय पानी हुआ। फिर उसके बाद एक ऐसा चमत्कार ही बोलो, मेरे लिए बहुत बड़ा वो अचीवमेंट रहा है, बहुत सबसे बड़ी पॉलिसी मेरे लिए वो है। तो एक बहुत पॉजिटिव थिंग मेरे माइंड में आया, मेरे हस्बैंड ने क्या किया, 1 करोड़ का और 50 लाख का ऐसे 2 प्लान उन्होंने बनाए थे। जीवन उमंग जो राजेश सर ने हमारे लिए ई प्लान एक एडवर्टाइजमेंट के लिए उन्होंने भेजा था, उसका बहुत बड़ा फायदा हमें हुआ। तो ई प्लान के थ्रू हमने क्या किया, 1 करोड़ 50 लाख, 2 प्रीमियम उनके सामने रखे। पहले 1 करोड़ का रखा, तो एक सोनू शर्मा जी का भी एक मोटिवेशनल वीडियो वो भी सुनते थे कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो। तो हम उन्होंने कहा कि चलो बड़ा ही सोच के देखते क्या होता है। तो फिर हम गए, फिर उनको 1 करोड़ का प्लान दिखाया, तो उसका प्रीमियम 15 साल के लिए 8 लाख आ रहा था समथिंग। तो उन्होंने लगा कि नहीं ये बहुत ही बड़ा है, हम नहीं भर पाएंगे, तो उससे थोड़ा कम कुछ है क्या। तो उन्होंने फिर 50 लाख का बताया। 50 लाख क्या 20 साल के लिए जीवन उमंग, उनके एज के हिसाब से 4 लाख प्रीमियम आ रहा था। फिर थोड़ा सा एडजस्ट करके 2,75,000 में उन्होंने पॉलिसी डन किया, और 15 मिनट में इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि 2,75,000 का चेक उन्होंने हमें साइन करके दिया 15 मिनट में। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट था कि सबसे बड़ी पॉलिसी हमारे लिए ये बनी थी। तो फिर बहुत हम खुश हो गए, घर पे आ गए। फिर हमने सोचा देखो नहीं, सही में लोग बोलते हैं बड़ा सोचने से सही में वैसा होता भी है। अगर हमने उसके 50,000 का बोलते तो 50,000 में हम रिटर्न आते थे, बट ये बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि हमने उनके लिए बड़ी पॉलिसी दी, तो उन्होंने बड़ा लेने के लिए चाहा। तो बोलते हैं ना, पहला मांगो तो देने वाला देगा, हम मांगेंगे नहीं तो सामने वाला क्या देगा। तो पहला मांगना सीखना चाहिए, तो हमें मिलते जाएगा। ये बात डन हो गई। तो फिर आए हम, फिर घर में फिर हमारा कैलकुलेशन चालू हो गया, 20 लाख में 2,75,000 माइनस हो गया। तो अभी हमें कम से कम 17 लाख 17.5 लाख तक फिर हमें मेहनत करना है। तो 2-3 महीने का टाइम है, 2,75,000। मैं आपको ये प्लान सर दिखाना चाहूंगी, ई प्लान आपको शायद से दिख रहा है, जो राजेश सर ने मुझे भेजा था। ये प्लान पे हमने ज्यादा फोकस किया। 10-15 पॉलिसी इतनी बड़ी बड़ी मेरी गई है जिससे मैंने एमडीआईटी अचीव किया है। तो फिर वो डन हो गया। फिर हमने 17.5 लाख के लिए अभी काम करना है 3 महीने के अंदर, ऐसा सब कैलसी होते चला गया। उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि 50 लाख सम एश्योर्ड के सिवाय हमें पॉलिसी बेचना ही नहीं है, पहले सबको अभी बड़े से स्टार्ट करना है। वो सामने वाला अगर बोलेगा ना नहीं इतना जमता है, छोटा कुछ चाहिए, तो हम दे देंगे ना। तो पहला बड़ा ही देना शुरू किया सबको, पहले बड़ी बड़ी पॉलिसी समझानी शुरू कर दी। फिर और एक उनके दूसरे फ्रेंड से उनके पास गए, उनको भी हमने 2 लाख प्रीमियम की पॉलिसी दी, जीवन उमंग, सेम जीवन उमंग। तो फिर उससे वो भी डन हो गए। तो हौसला और बढ़ते चला गया, नहीं हम कर पाएंगे। फिर उसी सिलसिले में काम चलता चला गया। हमने नोट्स निकाले, रोज डायरी मेंटेन करते थे, सबको कॉल करते थे, सबसे मिलना जुलना हो गया, प्रीमियम लाना, पहला रिन्यूअल के सिलसिले में लोगों से मिलना। तो ये एक हैबिट बन गई कि रोज रोज कुछ नया चाहिए। तो ये सोचते सोचते काम करने के लिए शुरुआत की, तो ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, भगवान जी भी बोलते हैं अगर तुम काम करने की, मेहनत करने की आपके पास ताकत है तो वो भी आपके साथ चल रहते हैं। तो ऐसे हमारे लिए ऑटोमेटिकली सब रास्ते इजीली ओपन होते चले गए। और फिर ऐसे करते करते फिर मैं
उसी पे ही फोकस किया हमने, एमडीआरटी सिर्फ एमडीआरटी, उठते बैठते हमने एमडीआरटी को ही फोकस किया कि हमें एमडीआरटी कंप्लीट करना है बस। तो मेरे बच्चे भी मुझे, जब भी मुझे किसी का कॉल आता था वो मुझे बोलते थे मम्मी एमडीआरटी, मम्मी एमडीआरटी, ये सब उनके पास से भी मुझे मोटिवेशन मिलता था। मेरे बच्चे भी उसके लिए बहुत फोकस करते थे। वो बोल, फिर मैंने उसका, मेरे बच्चे का बर्थडे था 30 सितंबर को, मैंने उनको कहा बेटा अभी हम केक नहीं काटेंगे, हम एमडीआरटी होने के बाद ही हम केक काटेंगे। ये सोच के एक बड़ा मोटिवेशन था मुझे कि मुझे जब भी मैं एमडीआरटी बनूंगी तो मेरे बेटे का बर्थडे मुझे तभी सेलिब्रेट करना है। तो उसे हमने सेलिब्रेट नहीं किया बर्थडे, फिर उसने खुद से ओरियो बिस्किट से केक बनाया। फिर उसने मुझे बोला कि हम थोड़ा राउंड मारने रात को जाते हैं, तो मैं उसको बोलती थी कि बच्चा वो मुझे साइकिल चाहिए, तो मैंने उसके कहा कि बेटा मैं साइकिल आपको दूंगी मैं एमडीआरटी बनने के बाद। तो एक होप था मेरे लिए बहुत, तो बहुत काम होते चला गया, और मेरे बच्चे का आशीर्वाद मेरे पीछे बहुत है। जो फिर उसके सिलसिले में मैं गांव में भी गई 2 बार, बच्चों को छोड़ के मैं 15 दिन पहले गांव गई अक्टूबर में, फिर नवंबर में गांव में गई 8 दिन के लिए। फिर वहां पे मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर वहां से मैं रिटर्न आई। फिर जैसा मेरा कमीशन आते गया तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा, एक जुनून जागते गया कि इंसान अगर चाहेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो वैसे काम चलता गया, ऑफिस से भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड से भी सपोर्ट मिला, मेरे फैमिली से भी मुझे सपोर्ट मिला। फिर ऐसे सब होते होते बहुत अच्छा काम चलने लगा। फिर देखते देखते हमारा प्रीमियम भी बढ़ते चला गया, 50,000 से 57,000, ऐसे बहुत सारी पॉलिसी। जब से मैंने 2,75,000 का पॉलिसी पहला डन किया, उसके बाद मैंने बहुत सारा पॉलिसी 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 60,000, ऐसे ही बड़े बड़े पॉलिसी मैंने अचीव किया, मतलब करते चले गए। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने 2 महीने के अंदर एमडीआरटी कैसे अचीव किया, और वो सब होता चला गया। फिर जब मुझे, फिर एक बार मैं प्रीमियम के सिलसिले में गांव गई, फिर वहां पे मुझे फिर से एक सर का फोन आया कि अर्चना तुम्हारा एमडीआरटी हो जाएगा। तो उन्हें सोचने के बाद मुझे थोड़ा और अपेक्षा लग गई कि अरे यार ये तो मतलब हो जाएगा, अगर हम ठान लेते कुछ भी हो जाएगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक कहावत मुझे याद आई कि अगर कुछ बदलना है तो रास्ता बदलो, मगर इरादे कभी मत बदलो। अगर हमारे इरादे बुलंद होते हैं ना तो पूरी कायनात उसको जुड़ जाती है मिलाने के लिए। एमडीआरटी के लिए हम इतने पागल हो गए थे 2 महीने में ना, हमें दिन रात एमडीआरटी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। तो इसीलिए सब हमारे साथ होते गए, जो जैसे हमारी पॉजिटिव थिंक थी, वो पॉजिटिव थिंक की वजह से शायद ये पॉसिबल हो गया। और उसके फोकस, एक मेन फोकस होता है, हार्ड वर्क होता है, और मैं कहना चाहूंगी एक कमिटमेंट करो कि मैंने जिसके पास भी जाती थी ना, मैं उनको बोलती थी नहीं मुझे एमडीआरटी अचीव करना है ना, इसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे एमडीआरटी करना है। मैं मेरे एक पुराने क्लाइंट है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके पास गई थी, उसको बोली अरे मुझे ना एमडीआरटी अचीव करना है, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो इसके लिए फिर मुझे गाँव भी जाना पड़ेगा ना, तो मैं जाऊंगी। तो फिर वो क्या बोली क्या पागल है क्या तू, गाँव जाएगी अभी इसमें कोरोना के सिलसिले में, कौन गाँव में भी तुझे पॉलिसी देगा। मैंने उसको बोला नहीं, चाहे तो मुझे पागल ही समझ ले, मगर मुझे एमडीआरटी का एक फैक्ट मेरे माइंड में बैठा है, ये एमडीआरटी है क्या है वो मुझे करके दिखाना है। क्योंकि हमारे टीम से एक भी एमडीआरटी नहीं हुआ है, जो हमारे शेख सर की टीम है ना उसमें एक भी एमडीआरटी नहीं है। वो किधर मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि नहीं हम एमडीआरटी बन सकते हैं। तो फिर मैंने उस फोकस रख के, एक हार्डवर्क था, सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, इस वजह से शायद मैं एमडीआरटी बन गई। और मैं आपके लिए एक यही सबको कहना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ बनना है या फिर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो एक कमिटमेंट करो, सबसे बोलो कि मुझे ये करना है, और पहली बात तो खुद को बोलो कि ये मुझे करना है। लाइफ में जितने भी बड़े लोग बोले वो हमारे जैसे ही है, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं सबसे एक आशा या होप देना चाहूंगी कि आप भी एक ठान लोगे तो मुझे लगता है आप भी इंस्पायर हो जाओगे कि आप कर सकते हो।
तो पहला खुद से कमिटमेंट करो कि मुझे ये करके दिखाना है, या फिर मुझे जो भी फोकस है वो करना है, उसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी चाहिए हर एक काम में। जब हम कमिटमेंट करते, लोगों को बोलना इम्पॉसिबल है, बट उसको करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए बहुत हार्डवर्क करना ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है। तो पहला कमिटमेंट करो, फिर कंटिन्यू हार्डवर्क करो। फिर अगर हम हार्डवर्क करके हम सक्सेस होते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जगता है। अगर हम सक्सेस होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, जो ये बोलने का एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया है, वो कॉन्फिडेंस किस वजह से है? वो सक्सेस की वजह से है। जितने लोग अभी ये सुन रहे हैं, आपकी वजह से मुझे और थोड़ा मोटिवेट होना पड़ा कि मतलब मैं इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है LIC का, खाली 1 साल का ही एक्सपीरियंस है मेरा। और 1 साल में मैं अगर इतने लोगों के सामने बोल सकती हूँ, तो ये किस वजह से? तो एक सक्सेस की वजह से। अगर हम सक्सेसफुल बनते हैं, तो लोग हमें सुनने के लिए तैयार होते हैं कि तुमने कैसे किया। तो सेम थिंग होता चाहता है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी हार्डवर्क, कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंक। अगर हम जैसा सोचते हैं ना, वैसे हमारे साथ होता भी है, तो रास्ते ऑटोमेटिकली इजी बन जाते हैं। और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि 2 महीने में मैंने MDRT अचीव भी कर लिया। तो अभी मेरा प्रोग्राम भी रखा था ब्रांच में, उस दिन तो सब लोग ने मुझे इतना सर पे उठाया था कि तब मुझे लगा नहीं, सक्सेसफुल जब इंसान सक्सेसफुल बनता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे DM सर है, उन्होंने उन्होंने मुझे पहली बार देखा था, और मैंने वहाँ पे थोड़ा स्पीच दिया था कि कैसे किया, कैसे पॉसिबल हुआ इसके लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफिस में, और हम दोनों भी गए उनके साथ। तो फिर उन्होंने हमसे यही कहा कि मैंने कहा कि सर हम मिडिल क्लास से है, मेरा सब फैमिली बैकग्राउंड इतना स्टेबल नहीं है, हम बहुत लो, मतलब फार्मर, सब हमारे घर में खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे इतने कुछ कोई है नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ही लोग कुछ बड़ा इतिहास बनाते हैं जो एकदम लो कैटेगरी के होते हैं। मैं भी लो कैटेगरी से ही हूँ, मैंने मुंबई में आके मैंने भी इतना डेवलपिंग किया है। तो मुंबई ऐसे सिटी है जो लोगों को बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देता है। यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। मुंबई बहुत ऐसी बड़ी सिटी है जो मैं बोलना चाहूंगी कि वो सब ना किसी को कुछ खाली नहीं भेजता है। जब मेहनत करने वाला हो ना, तो उसको हर कोई साथ देता है। तो ऐसे ही होता चला गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जब चौल में रहती हुई ये बात कही, तो उनको बहुत ये लगा कि बोलते ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं, अपनी रियलिटी बहुत कम लोग बताते हैं। जो तुमने बोला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी आपको अगला टारगेट COT रखना है, और आपको आपके एरिया में एक फ्लैट लेना है। ये बताने के बाद मेरे अंदर भी ये जुनून जाग गया कि अगर MDRT में अचीव करती हूँ 1 साल 1.5 साल में, तो COT अगर मैं टारगेट रखूँ तो उसके लिए मैं कर ही सकती हूँ। तो मैंने उनको कमिटमेंट किया कि सर नहीं, अगले साल मेरा एक घर होगा मुंबई में, एक फ्लैट होगा, और मैं पहला कॉल मेरा आपको होगा। ये मैंने उनको एक कमिटमेंट किया है। और सर मैं ये नहीं बताना चाहूँगी कि मैं जो शब्द देती हूँ ना, उसके लिए जागना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं किसी को भी कुछ टाइम देती हूँ, कुछ देने का अगर मैं वादा करती हूँ ना, किसी को बोलती हूँ, तो मुझे जिद है मेरे अंदर, पहले से बचपन से ही वो आदत है। अगर मुझे कोई चैलेंज करता है ना, वो चैलेंज एक्सेप्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर कुछ बनना है, कुछ अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो ये सब हार्डवर्क करना पड़ेगा। और मैंने अगला टारगेट रखा है COT, और मैं आशा रखूंगी आप सबकी ब्लेसिंग से मैं COT बनना चाहूँगी। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप भी ऐसे ही हार्डवर्क करो, और ऐसे ही काम करते चलो। इजी, मतलब मेहनत करेंगे तो हर एक रास्ता इजी बनेगा। मेहनत करने का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए। अगर हम ये पागलपन जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगी, इंसान को पागल होना भी जरूरी है। बोलते हैं ना, अगर आपको आपको बीमार होना है तो सक्सेस के लिए हो जाओ, पागल होना है तो एक सक्सेस पाने के लिए पागल हो जाओ, तो आप वो जरूर पाओगे। तो ऐसे ही मैं आशा करूंगी कि सब मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे ये बातों में से थोड़ा आपको कुछ इंस्पायरेशन जो भी कुछ रहा है, अगर कुछ एडवाइस मिलेगा, आप भी अपने काम में कुछ सक्सेस हो जाओगे। मेरी बातें कुछ आपके लिए एक उम्मीद लेके आएगी, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और आपने मुझे अर्चना बोलने जी, के लिए मौका दिया। हाँ सर। अर्चना जी, बहुत बढ़िया स्पीच हुआ आपका। और जब आपके आंखों में आंसू आए तो मेरे भी आंखों में आंसू आए। मैं भी यहाँ पर रो रहा था। और एक बात आपको मैं बोलता हूँ, आपने जो बात छेड़ी है तो थोड़ा सा मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरा भी जो करियर है वो सिग्नल पे मैं टैरिफ कार्ड बेचता था, वहां से मेरा करियर शुरू हुआ। तो मैं जानता हूँ
कि जब हम लोग चाल में रहते हैं या तकलीफ में होते हैं, एट दैट टाइम हम लोग किस तरह से काम करते हैं, और मैंने आपका घर देखा है तो मुझे मालूम है, ठीक है ना। सो हाँ सर। वी विल डेफिनेटली कम अप, और आप में वो जज्बा जो है और ये है, आप सीओटी भी इंशाल्लाह बहुत बढ़िया तरीके से बनोगे, क्योंकि सलाम का हाथ आपके सर पर है। तो सलाम जी भी आपका बहुत तारीफ कर रहे थे उस दिन, एंड यू विल बी 101%। और क्योंकि क्या होता है, जिसमें जज्बा होता है, जिसमें जुनून जुनून होना, पागल होना चाहिए आदमी। अगर पागल होता है तो एमडीआरटी होता है। आप पागल हो गए थे पूरा एमडीआरटी बनने के लिए, पूरा 3 महीना आपने अपने वो जज्बा, वो जुनून, वो साथ में था, इसके लिए आपने एमडीआरटी बने। तो मैं ये मेरे भाइयों को भी यही कहना चाहूंगा, ये मैंने जो शुरू किया है ना, बहुत दिनों से कुछ सेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं डेवलपमेंट ऑफिसर के सेशन में उलझा हुआ था। हमारा वहां पर रिक्रूटमेंट का भी सेशन चल रहा है, तो मैं काफी सारे इंडिया के, ऑल ओवर इंडिया के डेवलपमेंट ऑफिसर वहां पर जुड़ गए हैं। रिक्रूटमेंट का हमारा सेशन चल रहा है वहां पर, और अभी ये शनिचर को भी एक सेशन है। तो इसीलिए मैं चाहता था कि कोई ऐसा, क्योंकि ये एमडीआरटी का महीना है, और बहुत सारे लोगों से मेरे बात भी हुआ है जो गए साल एमडीआरटी हुए थे, लेकिन ये साल छूट रहे हैं, नहीं नहीं बोल रहे कि नहीं हो रहा है सर। मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा, ये कहना चाहूंगा कि भैया मत छोड़ो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, और आप कर सकते हो। आपका, आप अगर चाहो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो LIC परफ्यूमर ग्रुप है, उसमें मैं अर्चना मैडम का नंबर सेव कर आपको भेज दूंगा। ऑलरेडी अर्चना मैडम वहां पर भी है ही, और मैं सभी को वो नंबर दे दूंगा। और जो नहीं है LIC परफ्यूमर ग्रुप में, उनको मैं कहना चाहूंगा 8779648886, 8779648886, मैं लिखता हूँ सर, 877 8779648886। ठीक है, डन। तो ये नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए, या मुझे आपका अपना नाम, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर और आपके ब्रांच, ये 3 चीजें मुझे चाहिए। आपका नाम, आपका डेवलपमेंट ऑफिसर और आपकी ब्रांच, ये 3 चीजें मुझे चाहिए, जो मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, देन मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच विद दिस, और ये मोटिवेशन लेके। सर मैं 2 मिनट, हाँ हाँ, यस 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 यस, सर मैं 2 मिनट लास्ट टाइम बोलून या तुमच्यासाठी. बोलिए बोलिए बोलिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सर आपको, कि आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, ये सब मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, तो ये बोलने का मौका मिला, और ऐसे आशीर्वाद आपका मेरे साथ बनाए रहे, तो सीओटी तक का सफर मैं इजीली क्रॉस कर जाऊंगी। इजीली कुछ तो नहीं होता है, मैं, और इजीली मत बोलो, इजीली मत बोलो। जितना हार्ड वर्क तकलीफ तो अभी हुआ जरूरी है है ना, सर, उससे मगर डबल तकलीफ होने वाला है, और वो होना चाहिए। तकलीफ के बिना कुछ नहीं होता है, इजीली बिल्कुल नहीं, नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है सर। जितना हार्डवर्क नहीं होता है तो काम नहीं होता है। तो हाँ, हार्ड है, बिना क्योंकि हार्डवर्क के कुछ मिलेगा ही अभी नहीं। तो आपने 3 महीना मेहनत किया है, अभी आपको पूरा 12 महीना मेहनत करना है, ये ध्यान में रखो, तो सीओटी बनोगे आप। जरूर जरूर अगला टारगेट क्या होगा सीओटी का अपने को मालूम नहीं है, जनवरी में आएगा, ठीक है ना। अभी तो 22 लाख था, अभी मालूम नहीं कितना होगा, क्योंकि लास्ट हाँ, टाइम में उसका 30 लाख 32 लाख कुछ था, ठीक है ना। तो अच्छा, ये पकड़ के चलो, हाँ, ये होने वाला है। तो उसके हिसाब से अनुसार आपको वो सब करना पड़ेगा, और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी और कड़ी, ये दोनों आप शब्द ध्यान में रखना। इजी बिल्कुल नहीं होगा, और इजीली होना भी नहीं चाहिए। कोई भी चीज जिंदगी में इजीली होती है तो समझो कि तकलीफ है, ये ध्यान में रखो। और फ्लैट का मजा तो तभी आएगा जब वो कड़ी मेहनत से होगा ना, तब मजा आएगा वो फ्लैट का, तब तक मजा नहीं आएगा। और फ्लैट इंशाल्लाह होगा आपका, 100% होगा, गारंटेड होगा। अर्चना जी, हाँ, मैं आपको सबको लोग इनवाइट सुनने आए, करूंगी सर। आपको लोग, अर्चना जी आपको 500 लोग सुनने के लिए आए हैं। यदि और ये कहानी कितने हैं? आपके और स्ट्रगल की कहानी सर, यूट्यूब पे कितने हैं? कहानी, हाँ यूट्यूब पे लगभग 150-200 लोग है, 150 क्या के बात है, आसपास तो है। 650 लोगों ने सुना है आपको। यदि ये कहानी इतनी स्ट्रगल भरी नहीं होती तो आपको लगता है लोग सुनने के लिए आते? बिल्कुल। जितनी जितना स्ट्रगल बड़ा होगा लोग उतना ही सल्यूट करते हैं, कहानी को सलाम होता है। आपकी सीओटी की कहानी जितनी तकलीफ वाली होगी ना, और लोग, हजारों लोग वेटिंग में खड़े होंगे। तो ये कहानी तो स्ट्रगल वाली होनी ही चाहिए, बिकॉज आपकी जो सक्सेस स्टोरी, वो उसमें दर्द है, ये आंसू ऐसे ही नहीं निकले हैं, ये रियल है जिसमें दर्द है, और वो दर्द के बाद में जो मजा है ना, लोग इसलिए सल्यूट करते हैं।
इसमें दर्द लाओ, तकलीफ लाओ, जितना जूझोगे ना लोग उतना ही सल्यूट करेंगे। सीओटी भी होगा और टीओटी भी होगा, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों का है। और सच में कमाल, मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ आपकी स्टोरी से, कमाल, लाजवाब सर। ये स्टोरी भूमिका जी को भी सुनाओ सबको तो एक बार भूमिका जी सर का सीओटी हो जाएगा। अच्छा बोलिए अर्चना मैडम, बोलिए लास्ट एंड बेस्ट। हाँ हाँ सर, लास्ट एंड बेस्ट में इतना ही कहूंगी, आपका एक आशीर्वाद सबका मेरे साथ बनाए रहे और ऐसे ही मैं हार्ड वर्क करती रहूं और ऐसे ही स्ट्रांग बनती रहूं। और मैं सबको एक धन्यवाद कहूंगी सर कि आपकी वजह से ये ऑर्गेनाइज हुआ मीटिंग, और मुझे थोड़ी मेरी जो भी एक्सपीरियंस था, जो मेरी लाइफ स्टोरी थी, आपके साथ में शेयर करने के लिए मुझे एक मौका मिला, और आपके सब ब्लेसिंग्स मेरे साथ मिले इसके लिए। थैंक यू लॉट। बोलते बोलते कुछ मिस भी हुआ है या कुछ गलत भी बोला है तो प्लीज माफ कर देना। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। आपके हस्बैंड है बाजू में? हाँ सर, है ना। तो उनको भी बुलाओ। हाँ सर, एक मिनट। हा सर, नमस्ते सर. नमस्कार नमस्कार, बसा बसा, तुमचा चेहरा दिसत नाही खाली. हा, येस 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 येस. सर. हा, प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. हो सर. पण आता आज आम्ही बघितलं की एका यशस्वी स्त्रीच्या मागे एक पुरुष आहे. हो सर. तो तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद, कारण तुमचं पण तेवढंच श्रेय आहे. तुम्ही हो सर. पण तेवढंच काम तळमळीने केलेलं आहे. तो 2,75,000 प्रीमियम आला नसता अगर आपने वो बड़ा कोटेशन नहीं दिया होता तो 2,75,000 का प्रीमियम नहीं आता था. और इंशाल्लाह बहुत आगे कुछ जाना है. मैं जरूर आपसे वापस एक बार मिलूंगा. मिठाई तो आपसे खानी है, मुझे पार्टी लेनी है, तो अच्छा, जरूर आएंगे, देंगे सर. मिलेंगे एक बार. हाँ सर. और बहुत बढ़िया हुआ. सो आप दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और बहुत बहुत आगे जाके और भी बड़ा प्रोग्रेस आपका हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट कि आपने आपका Thank you, कीमती sir. समय हमें दिया. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू। Sir, thank you. और राजेश सर, आपको स्पेशली धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी शख्सियत